सो हेलो एवरीवन। स्वागत है लेक्चर नंबर 4 के अंदर। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें पूछा गया है कि आपको डिफरेंस बताना है डायरेक्ट और अल्टरनेटिव करंट के बीच में, और आपको बताना है कि किस प्रकार का करंट जो है पावर प्लांट्स के अंदर बनाया जाता है हमारे देश के अंदर, और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी बतानी है उसकी। तो देखो, डीसी और एसी के बीच में डिफरेंस क्या है। जो डीसी होता है, पहले तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो से याद रखो कि आपका एक डायरेक्शन के अंदर ही फ्लो करता है इसमें जो आपका करंट है। अल्टरनेटिव करंट के अंदर रिवर्स करती है इसकी डायरेक्शन पीरियडिकली। ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो ये कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। पर एसी मतलब अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब बदलता रहता है जो, तो इसके अंदर वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। सोर्स की बात करें मिलता कहाँ से ये, तो आप ये सेल के अंदर, बैटरीज के अंदर डीसी जनरेटर्स आते हैं, वहां से आप डीसी ले सकते हैं। और एसी के लिए आपको एसी जनरेटर चाहिए होगा, या फिर जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्स होती है, और इसकी नॉन जीरो मतलब कुछ भी हो सकती है, पर अभी इसके बारे में अभी हमें आइडिया नहीं कितनी हो सकती है। ट्रांसमिशन की बात करें कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो डीसी आपका सुटेबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, क्योंकि काम नहीं आएगा, उतना पावरफुल भी नहीं है। वहीं आपका जो अल्टरनेटिव करंट है वो सुटेबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है। हालांकि हमारे डिवाइसेस को डीसी चाहिए होता है, पर हमारे घरों में तो एसी की सप्लाई होती है ना। अब फ्रीक्वेंसी जो हमारी सप्लाई होती है इंडिया के अंदर, वो होती है 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। इसे हमें याद रखना है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि आयरन को कहाँ प्लेस किया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी बताना है कि किस फॉर्म में इसकी जो ओर्स हैं वो पाई जाती हैं नेचर के अंदर। दूसरे पार्ट में डिफरेंस बताना है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। तीसरे पार्ट में आपको दो मेथड बताना है जिसको कि आप इस्तेमाल करके रस्टिंग यानी कि जंग लगने से मेटल्स को बचा सकते हैं। तो पहले पार्ट में देखो, आयरन जो Fe होता है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है। मॉडरेटली रिएक्टिव होता है, ना कि बहुत हाई ना कि बहुत लो। ठीक है। तो ये मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आना चाहिए, यानी कि जिंक से नीचे आएगा और कॉपर से ऊपर आएगा। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर रखी तो आप इसको इजीली बता सकते हैं कि आपका जिंक से नीचे आता है, कॉपर से ऊपर आता है। आयरन जो है आपका नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट के अंदर पाया जाता है। कौन सी स्टेट? एक तो हेमाटाइट के अंदर और एक मैग्नेटाइट के अंदर, Fe2O3 और Fe3O4। दूसरे में रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का डिफरेंस पूछा है। तो रोस्टिंग में देखो किस प्रकार की ओर पाई जाती है, यहाँ पे आपकी सल्फाइड ओर होती है। कैल्सिनेशन के अंदर कार्बोनेट या फिर हाइड्रेटेड ओर्स होती है। प्रेजेंस ऑफ एयर की बात करें तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ एयर की नीड होती है रोस्टिंग के अंदर। कैल्सिनेशन के अंदर एब्सेंस या फिर ऑलमोस्ट लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के अंदर काम चल जाता है। पर्पस की अगर बात करें तो रोस्टिंग के अंदर आपको जो है सल्फाइड और जो होती है वो आपके ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट की जाती है। सिंपल है, बहुत ज्यादा एयर चाहिए तो ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सब याद रख सकते हैं। एब्सेंस में अगर बात करें लिमिटेड सप्लाई एयर की, तो क्या करेंगे, CO2 और वाटर को रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका ZnS प्लस, ZnS से क्या बनेगा आपका ZnO प्लस SO2 बनेगा। और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जिससे आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है। तो कैल्सिनेशन का प्रोसेस है ये। उसके अलावा आपको दो मेथड बताने थे जिससे कि आप जो है जंग लगने से बचा सकते हैं मेटल्स को। तो पहला काम आप कर सकते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आयरन को जो आप कोट करते हैं, आयरन के ऊपर एक पतली सी लेयर लगाते हैं किसकी, जिंक की। जो कि क्या करता है, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाने से उसका जो डायरेक्ट जो कांटेक्ट है एयर और मॉइस्चर के साथ वो रुक जाता है। और क्या होता है कि इससे प्रोटेक्शन मिल जाती है इसको। इससे क्या होता है, इसको हम सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, जिंक के लेयर को तो असर पड़ेगा, पर हमारा जो मतलब जिंक क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस दे रहा है आयरन को बचाने के लिए। दूसरा तरीका हो सकता है, बहुत कॉमन है, पेंटिंग कर लो, ऑयलिंग कर लो, ग्रीसिंग कर लो। एक प्रोटेक्टिव लेयर आप बना सकते हो किसी मेटल सर्फेस के ऊपर पेंट करके, जिससे कि एयर मॉइस्चर उस तक नहीं पहुंचेगा और मेटल जो है कोरोजन से बचा रहेगा। अगले पार्ट में पूछा है कि आपको डिफरेंस बताना है एक सोलेनोइड के अंदर और एक सर्कुलर कॉइल के अंदर। ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको उसी में एक्सप्लेन करना है कि कैसे सोलेनोइड जो है स्कूल की लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है। थर्ड पार्ट में पूछा है कि आपको एक यूसेज बताना है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर बनाई जा रही है। उसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सॉलिड और सर्कुलर कॉइल के बीच में डिफरेंसेस हमें अच्छे से याद करना है, और सॉलिड हमें अच्छे से पढ़ना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता ही है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल बनती है, इसमें बहुत सारे टर्न्स बनाए जाते हैं। इसके अंदर सिंगल या फिर कुछ ही टर्न्स होते हैं सर्कुलर शेप के अंदर। मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, इस प्रकार से होता है आपका सोलेनोइड, और यहाँ पे ये रहा आपका एक सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। डायग्राम सिर्फ रेफरेंस के लिए, इस क्वेश्चन से इसका रिलेशन है नहीं यहाँ पे। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो सॉलिड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वहीं सर्कुलर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग सिर्फ आपकी सेंटर पे ही होती है, थ्रू आउट द नहीं होती है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म मतलब पूरे में आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है सॉलिनॉइड के अंदर। पोल्स की अगर बात करें
तो सोलेनोइड आपका एक बार मैग्नेट की तरह काम कर सकता है, जिसके अंदर अलग अलग नॉर्थ और साउथ पोल्स का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं सर्कुलर कॉइल के अंदर पोल्स आपके अच्छे से डिफाइंड नहीं होते, आपको समझ नहीं आता क्या नॉर्थ क्या साउथ। फील्ड लाइन की अगर बात करें तो पैरेलली होती है और इक्वल स्पेस होता है उनके बीच में। यहाँ पे कर्व होती है और लेस यूनिफॉर्म होती है, यानी एक जैसी नहीं होती है, उनका स्पेस जो है कम ज्यादा आपको देखने को मिलता है। आप डायग्राम देख के भी यहाँ पे समझ सकते हैं, इनका स्पेस देखो, राइट। आप उसको इजीली जज नहीं कर सकते, पर यहाँ पे स्पेस कैसा होता है आपका, यूनिफॉर्म होता है। उसके बाद देखो सॉलिनॉइड जो होता है कैसे बनाया जा सकता है, अगला क्वेश्चन था। तो सॉलिनॉइड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, वाइंडिंग करेंगे। वाइंडिंग मतलब है ऐसे लपेटना, घुमाना है उसको, किसको, एक लंबी सी इंसुलेटेड कॉपर वायर लेनी है आपको, और हेलिक्स की शेप में, हेलिक्स मतलब इस प्रकार से हेलिक्स की शेप में आपको उसको वाइंड करना है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के अराउंड। सिलेंड्रिकल ट्यूब कौन सी हो सकती है, आपका कोई कार्डबोर्ड या प्लास्टिक हो सकता है। और इसके जो फ्री एंड्स हैं, फ्री एंड जो निकल रहे हैं उसको, वायर के जो फ्री एंड है उसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से, और एक की लगा दो। की का मतलब है यहाँ पे एक स्विच लगा दो उसको ऑन ऑफ करने के लिए। जब करंट फ्लो करेगा इस वायर से, तो ये जो अरेंजमेंट होगा आपका पूरा जो बनाओगे आप, ये करंट कैरिंग सॉलिनॉइड की तरह काम कर रहा होगा यहाँ पे। इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से आना चाहिए इसका डायग्राम भी। सेकंड पार्ट में क्या बोला था आपका कि इसका यूसेज बताना है। तो देखो स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनोइड के अंदर, हमें पता है, जिससे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम इलेक्ट्रिक बेल्स के अंदर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स जो होती है उनके अंदर भी करते हैं। ये डायग्राम आपको सर्कुलर रूप का भी पता होना चाहिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब है जो वोल्टेज है, वोल्टेज को कम कर दिया हमने, कितना कम कर दिया, 1/3 कर दिया है, 1/3 कर दिया है उसकी इनिशियल वैल्यू से। पहले कुछ वैल्यू थी उसको कम करके 1/3 कर दिया हमने, जबकि उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हमने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे। तो आपको बताना है कौन सा चेंज आपको देखने को मिलेगा करंट के अंदर जो कि उसके अंदर फ्लो कर रहा होगा, और आपको नेम भी बताना है और लॉ के बारे में लिखना भी है, डेफिनेशन लिखनी है, जिससे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा है, इसका मतलब यहाँ पे ओम्स लॉ की बात हो रही है। ओम्स लॉ में क्या होता है कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। आइए, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हेड्स एंड, यानी कि आप इसे कह सकते हैं V इक्वल टू आपका आई आर होता है, ये तो सबको पता होगा, वी इक्वल टू आई आर होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो करंट जो होगा, करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज को क्या कर दिया, V/3, 1/3 कर दिया, 1/3 मतलब V/3 कर दिया, सिंपल है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज V था, V की जगह हम क्या कर देंगे, V/3 पुट करेंगे। V/3 जब हम पुट करेंगे तो V/3 का मतलब है कि 1/3 मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/3 इंटू वी इंटू आर आ गया। यानी जो आपका करंट था, करंट डिक्रीज होकर 1/3 हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। क्यों, देखो यहाँ पे यार, V/R क्या होता है, आई होता है, यानी कि 1/3 ऑफ आई इक्वल टू आई, यानी करंट जो है अपना खुद का 1/3 हो चुका होगा कम। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि डायरेक्टली कर रहे हैं ना, तो अगर वो 1/3 होगा वोल्टेज, तो करंट भी 1/3 होगा। अगर जैसे वोल्टेज हमारा जितना बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ रहा होगा, जितना करंट बढ़ेगा उतना वोल्टेज भी बढ़ रहा होगा। बहुत सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना है। अगले पार्ट में कह रहा है आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाएंगे आप एक सर्किट का, जिसमें कि एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी के अंदर 4 सेल लगाने हैं। 4 सेल, कितने सेल, कितने वोल्ट के होंगे, 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगाने। एक 5 ओम का रजिस्टर लगाना है, एक 10 ओम का रजिस्टर लगाना है, एक 15 ओम का रजिस्टर लगाना है, और एक प्लग की यानी कि एक स्विच लगाना है, और सबको सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, पहला काम आपको इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, दूसरा काम आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। क्या लिखा है, वेन की इस प्लग की इस क्लोज मतलब है कि आपका सर्किट ऑन है, बस इसलिए लिखा है, ऐसा इसका कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो 4 बैटरी बोलिए, मतलब 4 सेल बोले, सॉरी, तो 4 सेल हमने लगा दिया, 1 2 3 और ये 4 4 सेल लगा दिए। 4 सेल कितने वोल्ट के, 1.5 के, 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6 वोल्ट आपका टोटल आ जाएगा। सीरीज में लगा दिया रजिस्टर को 5 10 15 के, इनका नाम रख दिया R1 R2 R3, एक की लगा दी जिसको कि ऑन कर दिया, जिससे इसके अंदर करंट जो है फ्लो कर रहा होगा हमारा। सिंपल है बिल्कुल। अब देखो टोटल वोल्टेज मैंने बताया 1.5 इंटू 4 किया तो 6 वोल्ट आ गया। टोटल रेजिस्टेंस आपका 30 ओम का। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो आई इक्वल टू V/R होता है। V कितना है आपका 6 है, और रजिस्टर कितना, रेजिस्टेंस कितना आपका टोटल 30 ओम का आएगा ना। 5 10 और मतलब 15 को ऐड करेंगे 30, इसका सॉल्व करेंगे तो आपका 0.2 एम्पियर आएगा। सेकंड केस में बात करें V इक्वल टू IR, हमें बोला क्या है सेकंड केस के अंदर वोल्टेज निकालना है 10 ओम के रजिस्टर के लिए, यानी करंट तो हमें पता चल गया 0.2 है, और रजिस्टर कितना बोला 10 ओम वाला वाला, तो उसको ले लो, 0.2 इंटू 10 करोगे आपका 2 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या रहा है कि यहाँ पे एक एसिड लिया आपने, एसिड एक्स है आपका,
जो कि प्रेजेंट होता है टेमेरिंड के अंदर। टेमेरिंड क्या होती है? आपकी इमली होती है। जब इसको मिक्स करते हैं वाई से जब मिक्स करते हैं तो एक जेड मिक्सचर बनाता है। तो एक एसिड है एक्स, उसको जब मिक्स करते हैं वाई से तो वो बनाता है जेड। जेड को क्या करते हैं जब डो के अंदर ऐड करते हैं, डोफ क्या होता है आपका? जैसे वो आटा गूंद के रखते हैं ना, उसको बोलते हैं जिससे कि रोटियां बनाई जाती हैं, तो उसको डफ बोलते हैं। जेड ऑन ऑन एडिशन टू अ डफ व्हेन हीटेड मेक्स केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जेड को क्या करते हैं, डोफ के अंदर ऐड करते हैं, डो के अंदर ऐड करते हैं। उससे क्या होता है फिर आपका, जब इसको गर्म करते हैं तो हीट करने पे आपका सॉफ्ट और स्पॉन्जी आप केक्स बना सकते हैं, सॉफ्ट स्पॉन्जी केक्स बना सकते हैं। जो वाई है, वाई के बारे में कुछ डिटेल दे रखी है। वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सोल्ट। वाई को कॉमन सोल्ट की मदद से बनाया जाता है, ये आपसे बोला गया है। और ये जल्दी कुकिंग के लिए हेल्प करता है। तो इससे आप वाई का हिंट लग गया और जेड का भी हिंट आपको लग चुका है। पहले तो आपको कॉमन नेम्स बताने हैं, एक्स के, वाई के, जेड के, और इनके केमिकल, और साथ ही साथ केमिकल फॉर्मूला सिर्फ वाई का पूछा है तो वाई का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद पूछा है कि वाई को आप किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं और कैसे ये केक को सॉफ्टर स्पॉन्जी बना रहा है, किस प्रकार से हेल्प कर रहा है, इसकी रिएक्शन आपको लिख के बतानी है प्रॉपरली। थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको नेम और केमिकल फॉर्मूला बताना है एक माइल्ड बेस का, जो कि वाई के अलावा भी इस्तेमाल किया जा सकता था एज एन एंटी एसिड। तो देखो एक्स आपका टैमरिंड है, टैमरिंड के अंदर क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, यानी कि एक्स आपका टार्टरिक एसिड है, ये आपने पता लगा लिया कॉमन नेम। वाई जो है फास्टर कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो फास्टर कुकिंग में हेल्प करता है आपका बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम हो गया। जेड आपका स्पॉन्जी बना रहा है, स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है बेकिंग पाउडर, तो ये आंसर हो गया इसका बेकिंग पाउडर। तो कॉमन नेम्स हमने इनके लिख लिया। बात करें वाई का, हमें लिखना था केमिकल फॉर्मूला। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सेकंड पार्ट में वाई की प्रिपरेशन पूछी थी, और क्या लिखा था यहाँ पे कि जो वाई आपका एक कॉमन सॉल्ट से बनता है। तो कॉमन सॉल्ट क्या होता है आपका? NaCl होता है। तो NaCl से प्रिपरेशन करेंगे इसकी, H2 प्लस CO3 प्लस NH3 अमोनिया ऐड करेंगे, जिससे बचता है आपका NH4Cl बनता है, और साथ में NHCO3 बनता है। यानी कि वाई की फॉर्मेशन इस प्रकार से आप करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो ये क्या करता है? केक को स्पॉन्जी बनाता है। स्पॉन्जी बनाता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? CO2 है, वो रिलीज करेगा तो उसको स्पॉन्जी बनाएगा। यानी कि इस सेकंड वाले का आंसर हमने प्रॉपर्ली कर लिया, उसकी रिएक्शन बता के कि प्रॉपर्ली स्पॉन्जी वगैरह बना कैसे रहा है। थर्ड पार्ट में क्या है कि आपको केमिकल नेम फॉर्मूला बताना, नेम बताना है एक माइल्ड बेस का, ठीक है। थर्ड में देखो हम क्या लिख सकते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एज एन एंटी एसिड यूज किया जा सकता है, ठीक है, वाई की जगह पे। आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछे यहाँ पे MCQ का कि कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट होता है हमारे टूथ इनेमल के अंदर। तो टूथ इनेमल के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सोर्स है जिसमें कि सप्लाई आ रही है चार्ज की, कितने चार्ज की? 500 कूलम का चार्ज आ रहा है। करंट जो आपका डिवाइस ले रहा है 25 मिली एम्पेयर ले रहा है। तो आपको टाइम निकालना है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक सोर्स जो है पूरा डिस्चार्ज हो चुका होगा, चार्जेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुके होंगे। देखो Q इक्वल टू I इंटू टी होता है, मतलब बहुत बेसिक बात है कि टाइम आप कैसे निकालते हैं, चार्ज को डिवाइड करते हैं करंट से। चार्ज आपका कितना दे रखा है? 500 कूलम दे रखा है, और आपको पता है करंट कितना गिवन है? 25 मिली एम्पियर। इसको यार प्रॉपरली एम्पियर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू में 1/1000 भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब टाइम आपको पता है, चार्ज कितना है? 500। नीचे यार जो आपका करंट है उसको लिखोगे आप, ठीक है। इसको यार सॉल्व कर लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ऊपर आपका देखो यहाँ पे कट जाएगा ना 25 से 2 टाइम्स कट जाएगा 20 पे, और 20 से मल्टीप्लाई करें 20,000 सेकंड आ जाएगा। या फिर आप इसको 5.5 से आर भी बोल सकते हैं, आवर के अंदर निकाल के, हालांकि आप सेकंड में बताएंगे जब भी आपका आंसर वैलिड है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट्स आप क्या समझते हैं, और इसके कारण बताइए कि होता ही क्यों है। उसके अलावा इसका डायग्राम बताना है आपको, जिससे कि आपको डिस्पर्जन दिखाना है एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट का, एक ग्लास प्रिज्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो व्हाइट लाइट आपकी जब जाती है एक प्रिज्म से, तो वो 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं। इसका कॉज क्या है कि डिफरेंट कलर्स जो होते हैं व्हाइट लाइट के, वो बेंड करते हैं अलग अलग एंगल पे, अपने अपने इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट रे गया, ठीक है, तो अलग अलग एंगल्स पे क्या करता है वो, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, हर एंगल पे थोड़ा थोड़ा एंगल उसका चेंज होता रहता है, ठीक है, थोड़ा बेंड करते हैं। देखो रेड जो होती है आपकी सबसे कम डेविएट होती है, यानी सबसे कम बेंड होती है। वॉलेट आपकी सबसे ज्यादा डेविएटेड होती है। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिला है, हो सकता है 1 नंबर में भी देखने को मिल जाए MCQ के अंदर। यहाँ पे एक MCQ दे रखा है एक और, जिसमें क्या कह रहा है? A uniform magnetic field exists in a plane of a paper as shown in the diagram. In this field, an electron and positron enter as shown. तो एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से और एक पॉजिट्रॉन इस प्रकार से जाते हैं, प्रोटॉन, और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको बताने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है किस प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने
पिछले लेक्चर के अंदर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पक्का ही आएगा, ठीक है, आना ही है। देखो आपको भी पता है कि प्रोटॉन पॉजिटिव है और जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, पिछले लेक्चर में कई बार बताया, उसको देख के अगर नहीं देखा तो। इलेक्ट्रॉन के आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा और करंट आपको अपोजिट में जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड का रूल लगाएंगे और से इजीली निकाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिखाया आपको, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ये जो फिंगर आपकी ये क्या दिखा रही है, आपको करंट दिखा रही है, ये आपको क्या बता रही है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है ना। करंट देखो इसी डायरेक्शन के अंदर है, आप यहाँ देख सकते हैं, देखो करंट आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है, कॉमन सी बात है, यहाँ पे भी करंट आपका ऐसे ही जाएगा, करंट ऐसे ही जाएगा प्रोटॉन के केस में भी। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये दीवार की तरफ मैंने दिखा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। थंब हमारा जो है इनवर्ड पॉइंट कर रहा है, अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, समझ में आ रहा है। थंब अगर अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों केस के अंदर आपका जो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इसका जो सी आंसर होगा, ठीक है। पॉइंटिंग आउट ही नहीं हो सकता, पॉइंटिंग ये सब तो बेकार के आंसर है। हो सकता है ना कि दोनों केस के हिसाब से डिफरेंस कर जाए, पर ऐसा नहीं यहाँ पे। हाँ, एक केस में हो सकता था, अगर आपका प्रोटॉन भी इधर दिया रहता है ना और इलेक्ट्रॉन भी इधर दिया रहता, तो प्रोटॉन का तो इधर ही जाता करंट और इलेक्ट्रॉनिकली इधर आता, तो उस केस में आपको ध्यान देना पड़ता। अपने यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यार इसी के साथ ये वाला लेक्चर समाप्त होता है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इस सीरीज को आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। जो सीरीज चलती आ रही है हमारी 1 2 3 4, ये सभी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो आपको बिना कोई सेंस ऑफ डाउट के इन लेक्चर्स को देखना है और इनको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, क्या मैं इसको देखूँ या ना देखूँ, वो डाउट मत करो, इसको प्रॉपरली देखो, बस आराम से देखो, पढ़ो और सीखते रहो, रिविजन करते रहो अपना, क्योंकि एग्जाम पास है बहुत ज़्यादा। ऐसे में कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम रिवीजन अपना कर पा रहे हैं, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, डीसी और एसी के बीच में डिफरेंस बताना था। डीसी आपका एक डायरेक्शन फ्लो करता है, एसी आपका मतलब डायरेक्शन पीरियडिकली इसकी फ्लो होती है। ये आपका कांस्टेंट होता है, ये आपका चेंज होता रहता है। ये सेल बैटरी या डीसी जनरेटर से मिलता है, ये एसी जनरेटर पावर स्टेशन से मिलता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, इसकी नॉन जीरो होती है। इंडिया में कितनी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ट्रांसमिशन की बात करें, डीसीआर सूटेबल नहीं है, पर आपका एसी आपका सूटेबल होता है। आयरन कहाँ होता है एक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो यार जस्ट आपका जिंक से बिलो होता है, कॉपर से ऊपर होता है। आयरन आपका नेचर में कंबाइंड शेड पाया जाता है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के फॉर्म में। बेस अगर यहाँ बात करें रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की, तो डिफरेंस क्या आपका कि रोस्टिंग आपका जब बहुत एक्सेस एयर के अंदर होता है, कैल्सिनेशन आपका कम एयर के अंदर होता है एब्सेंस में। कैर्बनाइजेशन एक तरीका और पेंटिंग भी एक तरीका, जिससे कि आप कोरोजन से बचा सकते हैं अपने मेटल को। उसके अलावा डिफरेंशिएट आपका था सॉलिड और सर्कुलर कॉइल के बीच में। सॉलिड आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल होती है, बहुत सारे टर्न होते हैं उसके अंदर। इसके अंदर आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट द सेम रहती है, स्ट्रॉन्ग रहती है। सर्कुलर के अंदर आपकी सेंटर पे स्ट्रॉन्ग रहती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना, ठीक है। उसके अलावा क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसको कि आप जज करके निकाल सकते हो। ओम्स लॉ आपको यूज़ करना था, जहाँ पे आई आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके वी के। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सर्किट आपको अच्छे से बनाना चाहिए, जब भी बोलता है प्लग स्विच हमारा जो है वो कैसा है कि हमारी क्लोज है, क्लोज का मतलब करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है। जब भी क्लोज होता है ये डॉट आपको दिखाना है इस की के अंदर, याद रखना इस बात को, मिस नहीं करना इस चीज़ को। उसके अलावा आपका टेमरिंड जो होता है, टेमरिंड यानी इमली होती है, उसके अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। फास्टर कुकिंग के लिए आपका बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होता है। केमिकल फॉर्मूला इसका NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। इसकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से याद करनी है, रिएक्शन रट लेना अच्छे से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका MgOH ट्वाइस होता है, एज एन एंटी एसिड यूज किया जा सकता है, ठीक है। और बाकी तो ये सारे सिंपल क्वेश्चन थे। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट को अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करना है आपको। और ये वाला क्वेश्चन तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वाला, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आपका एंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।